आमतौर पर जब हीरोज हम तलाशते हैं तो जो मेनलैंड इंडिया जिसको कहते हैं वहां से ही हम हीरोज को तलाश लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि आदिवासियों ने कितना शानदार विद्रोह किया था, वो भी 1857 से पहले। आज़ादी की लड़ाई का पूरा आंदोलन था। एक तो ये अखिल भारतीय था और इसमें हर तरह के लोग शामिल थे। अगर आपको देखना हो कि कौन आज़ादी की लड़ाई के साथ था और कौन आज़ादी की लड़ाई के साथ नहीं था, तो ये लिटमस पेपर लगा दीजिए कि कौन हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा था और कौन हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं कर रहा था। वो नहीं सोचते हैं कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं और सारे एक साथ चलते हैं। कि एक जज्बा था देश को आजाद कराने का और एक खटका था कि हिंदू मुसलमान के बीच में लगातार बंटवारा अगर होगा तो देश की आजादी नहीं मिल पाएगी। वो आंदोलन की बात करते हैं लेकिन उन्होंने हिंदुस्तानी आंदोलन नहीं चलाया। मुस्लिम लीग मुसलमानों को एक कर रही थी, हिंदू महासभा हिंदुओं को एक कर रही थी। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान में बैठ के लेख लिखते हैं कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों गद्दार हैं। हमारे भगत सिंह को, हमारे सरदार पटेल को हमसे छीनने की कोशिश की जाती है। नामुमकिन है ये हमारी साझी विरासत है जिसमें अशफाक भी हैं, जिसमें अजीमुल्लाह खान भी हैं, जिसमें 1857 के मौलवी लियाकत अली भी हैं जो रिश्ते में लक्ष्मीबाई के भाई लगते थे, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई भी हैं, तात्या टोपे भी हैं, नाना साहब पेशवा भी हैं, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं और जिसमें वो बैकुंठ शुक्ल भी शामिल हैं जिन्होंने बदला लिया था भगत सिंह का। और उसी विरासत में गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना और हजारों हजार लोग शामिल हैं जिन्होंने 1942, 1947, 1930, 1922 इन सारे आंदोलनों में लगातार संघर्ष करके हमें आजादी दिलाई है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं बापना साहब का कि उन्होंने इस शानदार कार्यक्रम का हमको, हमारे चैनल को हिस्सा बनाया। अभी भी जब ये कार्यक्रम चल रहा है तो ये पूरा कार्यक्रम हमारे चैनल पर लाइव चल रहा है। और जब बापना साहब ने कहा कि कुछ क्रांतिकारियों पे आप प्रोग्राम कीजिए, तो ये ऐसे ही होता है कि आपका जलेबी खाने का मन हो और कोई दोस्त ले जाके आपको जलेबी की दुकान पर बिठा दे। मेरा तो सबसे प्रिय काम ही यही है, आज़ादी की लड़ाई से दीवानों को ढूंढ ढूंढ के निकालना और उन पर बात करना। जब ये फिल्म चल रही थी तो मैं देख रहा था और उस फिल्म को देखते हुए जो सबसे आसान बात किसी के समझ में आ सकती है वो ये कि आज़ादी की लड़ाई एक प्रक्रिया थी, एक प्रोसेस थी जो लगभग 150 सालों तक चली। और बहुत अच्छी बात ये थी कि उसमें आदिवासी विद्रोहों को भी शामिल किया गया। आमतौर पर जब हीरोज हम तलाशते हैं तो जो मेनलैंड इंडिया जिसको कहते हैं वहां से ही हम हीरोज को तलाश लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि आदिवासियों ने कितना शानदार विद्रोह किया था, वो भी 1857 से पहले। हमारे आदरणीय अयोध्या सिंह जी की किताब है और उसमें आदिवासी आंदोलनों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। तो ये जो आज़ादी की लड़ाई का पूरा आंदोलन था, एक तो ये अखिल भारतीय था और इसमें हर तरह के लोग शामिल थे। दूसरी जो बात आपको समझ में आएगी, जो मैं बार बार कहना चाहता हूं, कि आजादी की लड़ाई के आंदोलन में चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन रहा हो, चाहे कांग्रेस का आंदोलन रहा हो, दोनों की एक बहुत बड़ी खूबी थी और वो खूबी थी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना। एक बहुत क्लियर लाइन है, जो लोग आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, आपस में उनके अंदर कितनी भी असहमति हो, हिंदू मुस्लिम एकता के सवाल पर वो सब एक साथ थे। और जो आजादी के खिलाफ थे, जो अंग्रेजों के साथ थे, वो लगातार हिंदू मुस्लिम के बीच में भेद पैदा करने की बात कर रहे थे। ये मैं एक लिटमस टेस्ट की तरह हमेशा देखता हूं कि अगर आपको देखना हो कि कौन आजादी की लड़ाई के साथ था और कौन आजादी की लड़ाई के साथ नहीं था, तो ये लिटमस पेपर लगा दीजिए कि कौन हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा था और कौन हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं कर रहा था। 1857 का आंदोलन होता है, शुरुआत होती है सैनिक छावनियों से। वो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं थे, उन्होंने कोई हिंदू मुस्लिम एकता का सिद्धांत नहीं गढ़ा था। लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना बहादुर शाह जफर के पास जाना, जो दरअसल दिल्ली से पालम तक के भी सुल्तान बादशाह नहीं रह गए थे, जिनकी सारी हैसियत उस जमाने में लाल किले के अंदर रह गई थी, उम्र हो गई थी और कोई खास ऐसा उनका असर नहीं था। बस एक रुतबा था कि उस मुगलिया खानदान से थे जिस खानदान ने इस देश को कभी एक किया था। वो उस बाबर के, अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के, शाहजहां के उनके वंशज थे जो कभी हिंदुस्तान के शासक रहे थे। और इसलिए वो पहुंचते हैं बहादुर शाह जफर के पास। वो नहीं सोचते हैं कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं और सारे एक साथ चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई
और नानाजी पेशवा, इन दोनों लोगों को आप याद कीजिए। दोनों लोगों के साथ यही हुआ था कि एक की पेंशन बंद कर दी गई थी दत्तक पुत्र के चक्कर में, और दूसरे से कहा गया था कि तुम राज नहीं कर सकते हो, हटा दिया गया था, अलग महल में भेज दिया गया था, और अंग्रेजों ने एक तरह से झांसी पर कब्जा कर लिया था। उनकी वकालत करने इंग्लैंड कौन गया था? अजीमुल्लाह खान। अजीमुल्लाह खान जो एक बेहद गरीब घर में पैदा होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई से इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनको इंग्लैंड भेजा गया कि जाओ हमारी वकालत करो कि हमारे राज्य हमको वापस मिले। वो इंग्लैंड जाते हैं, वो किस्से सुनाऊंगा तो बहुत लंबे हो जाएंगे कि वहां उनको कितनी इज्जत मिलती है। उसके बाद लौटते हैं, उनको पता चलता है कि अंग्रेज रशियन युद्ध में अंग्रेज हारे हैं, और उसके बाद वो जो आदमी कभी तलवार नहीं चलाया, जिस आदमी ने कभी बंदूक नहीं उठाई, वो 1857 की लड़ाई में नानाजी पेशवा और तात्या टोपे के सबसे अजीज बनते हैं। और पहला आजादी का तराना इस देश का लिखा अजीमुल्लाह खान ने। वो तराना जब मैंने उनके ऊपर प्रोग्राम किया तो उसको अलग से पढ़ा, उसको पढ़िए, आपको लगेगा कि आजादी की लड़ाई के जितने तराने लिखे गए, जितनी गीत लिखे गए, वो सारे के सारे अजीमुल्लाह खान के उस तराने से पैदा हुए हैं। उस तराने में सबसे इंपॉर्टेंट बात हिंदू मुस्लिम एकता की है। 1857 में अजीमुल्लाह खान ये बात कर रहे हैं। लंबा गैप लेके आ जाइए भगत सिंह के पास। लाहौर में भगत सिंह कार्यक्रम करते हैं नौजवान भारत सभा का। लाहौर जो हिंदू मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ था, हिंदू महासभा भी वहां पे बहुत एक्टिव थी, मुस्लिम लीग भी वहां पे बहुत एक्टिव थी, और लगातार कोशिश की जा रही थी हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की। वहां पर भगत सिंह और उनके साथी हलाल मीट मंगवाते हैं और झटका मीट मंगवाते हैं। आज कोई कल्पना कर सकता है कि एक देग में हलाल और झटका मीट पकता है और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को सर्व किया जाता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 17 साल का भगत सिंह कर रहा था लाहौर के अंदर। और उसके बाद भगत सिंह का लिखा सब पढ़ लीजिए, भगत सिंह का कहा सब पढ़ लीजिए। और भगत सिंह के पुरखे कौन थे? थोड़े तो पहले की बात थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, एक हिंदू एक मुसलमान, दोनों काकोरी के शहीद, दोनों काकोरी में हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद दोनों का लिखा, दोनों की नज़में पढ़ लीजिए, दोनों के पत्र पढ़ लीजिए। जो लिखा है अशफाक उल्लाह खान ने, जो आखिरी खत लिखा है उसको पढ़ लीजिए, या फिर बिस्मिल की गजलें आप पढ़ लीजिए। आप देखिए कि एक जज्बा था देश को आजाद कराने का, और एक खटका था कि हिंदू मुसलमान के बीच में लगातार बंटवारा अगर होगा तो देश की आजादी नहीं मिल पाएगी। मैं आपको एक और छोटा सा वाकया याद दिला देता हूं। लखनऊ शहर, जहां के बहुत पास का मैं हूं, वहां पे कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन होता है। और तिलक जो है ये प्रस्ताव लेके आते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का वहां पे प्रस्ताव लेके आते हैं। और उसके बाद तिलक के पीछे जो लोग खड़े थे, जो अपने आप को हिंदुओं का नेता कहते थे, वो कहते हैं कि तिलक तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो तिलक एक पंक्ति कहते हैं, उस समय बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। वो कहते हैं कि अभी हमारी लड़ाई तिकोनी है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है, और बीच में अंग्रेज है। और ये लड़ाई हम कभी नहीं जीत सकते। ये लड़ाई हम तभी जीत सकते हैं जब हमारी आमने सामने की लड़ाई होगी, हिंदू मुस्लिम एक होंगे और अंग्रेज उनके सामने होंगे। गांधी आते हैं, उनकी बात ही करने की जरूरत नहीं है। गांधी जब आते हैं आंदोलन में, तो आंदोलन में सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं रह जाती है। मजदूर, किसान, छात्र, वो तबका जिसको आजादी की लड़ाई में शामिल ही नहीं किया गया था, क्योंकि उसके पहले मैं मजाक में अक्सर कहता हूं कि अंग्रेजी की लड़ाई जो है वो अंग्रेजी में हो रही थी, हिंदी और उर्दू में और हिंदुस्तानी में लड़ाई हो ही नहीं रही थी। तो गांधी हिंदुस्तानी लेके आते हैं, और तब हमारा गरीब, हमारा मजदूर, हमारा सारा तबका, हमारी महिलाएं आजादी की लड़ाई में शामिल होती हैं, और पहली बार भारत में एक जन आंदोलन खड़ा होता है। वक्त नहीं है, आखिरी 3-4 मिनट लेकर एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा। एक नया झगड़ा लगाया जाता है गांधी और भगत सिंह में, कि एक रास्ता भगत सिंह का था, एक रास्ता गांधी का था। यह वैसे ही था जैसे दिल्ली से जयपुर आना हो तो आप तय करें कि पुराने वाले दिल्ली जयपुर के रास्ते से ढाबों के मजे लेते हुए आना है, या फिर ये जो न्यू दिल्ली बॉम्बे हाईवे बना है उस पर जल्दी से पहुंच जाना है। जाना दोनों को जयपुर था, चाहिए दोनों को आजादी थी। एक ने रास्ता चुना बंदूक का, दूसरे ने रास्ता चुना अहिंसा का। लेकिन जो तीसरे और चौथे थे, उनको तो जयपुर जाना ही नहीं था, उनको शायद नागपुर जाना था। तो उनका रास्ता भी अलग था, उनके लिए आजादी थी ही नहीं। वो हथियार की बात करते हैं, लेकिन आजादी की लड़ाई में उन्होंने हथियार नहीं उठाया। हथियार उठाया तो दंगों में उठाया।
वो आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तानी आंदोलन नहीं चलाया। मुस्लिम लीग मुसलमानों को एक कर रही थी, हिंदू महासभा हिंदुओं को एक कर रही थी। और 1942 का जब भी जिक्र आता है मेरा दिल भर जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह क्रांतिकारियों के परिवार से तो नहीं हूं, लेकिन मेरे मरहूम नाना जो है 1942 में 3 महीने जेल में रहे थे, तो थोड़ा सा गर्व मैं भी कर लेता हूं कि चलो मेरे खानदान से किसी ने लहू ना सही पसीना तो कम से कम दिया था। तो 1942 में 1942 में जब सारा देश सड़कों पे था, तो वो कौन से लोग थे जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे? या तो जिन्ना भर्ती करा रहे थे या तो सावरकर भर्ती करा रहे थे। और यही वजह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनसे गांधी जी की लड़ाई लगवाई जाती है और जिनके बारे में हम भूल जाते हैं कि नेहरू जी ने जो पहला भाषण दिया था उसमें 2 ही नेताओं का नाम लिया था, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, दूसरा महात्मा गांधी का। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान में बैठ के लेख लिखते हैं कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों गद्दार हैं, दोनों अंग्रेजों के साथ खड़े हैं। और आज हालत यह है कि हमारे नेताजी को, हमारे भगत सिंह को, हमारे सरदार पटेल को हमसे छीनने की कोशिश की जाती है। नामुमकिन है ये हमारी साझी विरासत है, जिसमें अशफाक भी हैं, जिसमें अजीमुल्लाह खान भी हैं, जिसमें 1857 के मौलवी लियाकत अली भी हैं जो रिश्ते में लक्ष्मीबाई के भाई लगते थे, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई भी हैं, तात्या टोपे भी हैं, नाना साहब पेशवा भी हैं, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, और जिसमें वो बैकुंठ शुक्ल भी शामिल हैं जिन्होंने बदला लिया था भगत सिंह का। और उसी विरासत में गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना और हजारों हजार लोग शामिल हैं जिन्होंने 1942, 1947, 1930, 1922 इन सारे आंदोलनों में लगातार संघर्ष करके हमें आजादी दिलाई है। लंबा भाषण नहीं दूंगा, इतने पर ही इन सबको सलाम करते हुए और आप सबको सलाम करते हुए और साथ में आपको एक जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए, जो जरा सी किसी को बात बुरी लग सकती है, मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। आपके पुरखों ने वो रास्ता चुना जो बहुत मुश्किल का रास्ता था। जिस समय आराम से अंग्रेजों की नौकरी की जा सकती थी, उस समय उन्होंने उनके खिलाफ खड़ा होना सीखा, खड़े हुए और सांप्रदायिक एकता के रास्ते पर चले। आपका यह फर्ज बन जाता है कि आप लोग देश के अंदर उसी सांप्रदायिक एकता को, उसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता को फैलाने का काम करें। आपको हर जगह सम्मान मिलेगा, मुझसे ज्यादा आपकी बात सुनी जाएगी। इसलिए जोरदार लफ्जों में जहां भी जाएं, जरूर यह कहें कि देश एक बार फिर अगर बांटने की कोशिश हो रही है तो हम उसके खिलाफ हैं। बहुत शुक्रिया।